हेलो प्यारे बच्चों। परमाणु कक्षा 12, कक्षा 12, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझने लायक सवाल है और चूँकि इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो ये सवाल बेसिकली किस बात पर आधारित है, कंसेप्ट क्या है इसका, उसको भी समझेंगे। भाई सवाल है, मान लीजिए हमने इसका तरीका याद कर लिया, इसको सॉल्व करने की विधि याद कर ली और हमने ऐसा सवाल कर भी दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, इसके अंदर जो प्रकर्म है, प्रोसेस है, वो क्या है इसके अंदर, है ना। तो पूरी बात को समझ के ही इस सवाल को करना है। देखो इन्होंने क्या कहा कि कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन पुंज डाल दिया गया, उसकी बमबारी कर दी गई। देखो प्रोसेस को समझेंगे। मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, कमरे के ताप पर ऐसा है, तो परमाणु स्तर पर होता है। हालांकि मैंने इसे H2 गैस लिख दिया, H2 मॉलिक्यूल आणविक फॉर्म में लिखा है मैंने, लेकिन होगा कहाँ, परमाणुओं पर ही होगा। प्रभाव जो पड़ेगा वो परमाणु पर ही पड़ेगा, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी कक्षाओं पर ही पड़ेगा। तो H2 गैस लिख लें या हाइड्रोजन गैस लिख लें, अणु फॉर्म में लिख लें या परमाणु फॉर्म में लिख लें, मामला वहीं पहुंचेगा, परमाणु लेवल पर ही। ठीक। तो H परमाणु की बात करें तो H परमाणु है, मान लीजिए कोई ऐसे, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। ठीक। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज डाला गया यहाँ से, ये है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। सवाल को समझें अच्छे से, ऐसे, और इसके पास एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे। भाई मान लीजिए हाइड्रोजन के परमाणुओं को, है ना, ऊर्जा मिलेगी तो वो उत्तेजित हो जाएंगे। ये ऊर्जा कहाँ पहुँचेगी, ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगी या परमाणु को मिलेगी। देखो परमाणु में जाती है ऊर्जा, और ऊर्जा पहुँच जाती है नाभिक तक। परमाणु में नाभिक तक ऊर्जा पहुँच जाती है। उसके हिसाब से फिर नाभिक में चूँकि कुछ परिवर्तन होते हैं, नाभिक के आवेश में कुछ परिवर्तन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो परिवर्तन हैं उनमें कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, अब यहाँ चला गया या इससे ऊपर के स्तरों में चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, यानी जब परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाता है, उसके बाद अगले पद में ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं। फिर इस बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में भी आता है, क्योंकि पहले इस ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर दिया, लेकिन वो हमेशा उत्तेजित नहीं रहने वाले हैं, वो फिर वापस भी आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फोटोन को बाहर फेंक देते हैं, फोटोन को बाहर करते हैं, उत्सर्जित करते हैं ऊर्जा को। वही ऊर्जा जो यहाँ से मिली थी, है ना, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरी बात अब समझ में आ गई होगी कि 12 एक बार फिर समझ लो बेटा, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिली, उससे परमाणु उत्तेजित हुए, इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षाओं में गए, वो इलेक्ट्रॉन कुछ समय के बाद फिर अपनी निम्नतम अवस्थाओं में आ रहे हैं, तो अब ये फोटोन बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो फोटोन है वो इनकी जानकारी चाहता है कि दरअसल ये किस तरह के, कितने तरंगदैर्ध्य के फोटोन हैं। मतलब सवाल ये है यहाँ पर, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब इस सवाल को हल कर लो, अब इस सवाल को हल कर लो। देखो अब यहाँ सबसे पहले देखना है कि अगर कोई परमाणु उत्तेजित होता है, अगर कोई परमाणु उत्तेजित होता है तो कौन सी कक्षा तक उत्तेजित हो सकता है अगर उसको इतनी ऊर्जा हम दे दें। तो कुल मिला के इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, 12.5, 13.6, और पहली कक्षा से किसी n कक्षा तक उत्तेजित हो जाता है। माना परमाणु NV
कक्षा तक उत्तेजित हो जाता है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं, परमाणु के बजाय इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं भाई परमाणु का उत्तेजित होना या इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना एक ही बात है। हमने लिख दिया, देखो बात को समझना, परमाणु nवीं कक्षा तक उत्तेजित हो जाता है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, माना इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा तक उत्तेजित हो जाता है, तो एक कक्षा से nवीं कक्षा तक चला गया। तो यहाँ से n का जो मान आता है, n का जो मान आता है वो आप सॉल्व करके निकालेंगे, वो आएगा 3.5 के आसपास लगभग। ये गुणा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, भाग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप करेंगे। यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि n का मान 3 और 4 के बीच में है। अतः परमाणु तीसरी कक्षा तक ही उत्तेजित होगा। तो n का मान कहाँ है? चूँकि क्या लिखेंगे? चूँकि n का मान 3 से अधिक और 4 से कम है, और 4 से कम है, अतः परमाणु n बराबर 3 तक ही उत्तेजित होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? 4 पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 4 नहीं है, चौथी कक्षा तक जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। तो 3 लिखेंगे। तो n बराबर 3 से क्या होता है? अब यहाँ आ जा बेटा इस पॉइंट के नीचे, n बराबर 3 से, तो n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षाओं में निम्न प्रकार आ सकता है। किस प्रकार से आ सकता है बेटा? निम्न प्रकार आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है बताओ, सोचो कैसे कैसे आ सकता है। एक होता है n बराबर 3 से सीधा n बराबर 1 पे आ जाए। एक होता है n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आए, और फिर n बराबर 2 से n बराबर 1 पे आए। ये हो सकता है। तो कुल मिला के कितने संक्रमण हुए? कुल मिला के कितने संक्रमण? देखो, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, और तीसरा यहाँ हो गया। तो कुल 3 संक्रमणों की संभावना है। संभावना है। संभावना में बेटा बड़ी दिक्कत है, ऐसे लगा दो, संभावना है। अभी जो 3 संक्रमण हुए हैं, इन 3 संक्रमणों में किस प्रकार से तरंग दैर्ध्य होगा, ये जो फोटोन निकलेगा यहाँ से, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो देखो, पहला ये वाला λ1, तो ये लगाया रीडबर्ग कांस्टेंट। ये संक्रमण कहाँ हुआ है बेटा? ये हुआ है 3 से 1 पे, तो 1/1² 1/3 का स्क्वायर। ये कौन सी श्रेणी है? 1 नंबर पे आया है 3 नंबर से, ये है लाइमैन। ओके, अब दूसरे वाले को देख लें ज़रा। ये आया है 3 से 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो गया। ये कौन सी है? ये है बामर। और तीसरे वाला ये आया है 2 से 1 पे, ये फिर लाइमैन हो जाएगी। हैं, देखो ऐसी कहानी बन गई, ये फिर से लाइमैन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 3 संक्रमण हुए हैं। तो λ1, λ2, λ3 में इनके मान आप यहाँ से निकालेंगे। मान रखेंगे, λ1 का मान भी आ जाएगा, λ2 का भी आ जाएगा, λ3 का भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा आगे समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितना काम करना है, गणितीय रूप से n का मान यहाँ से निकालना है, इतना आएगा, और 3 मान ये आपको निकालने हैं, और पीछे उत्तरमाला में अपने उत्तर को मिलाना भी है। ठीक, ओके। रीडबर्ग कांस्टेंट का मान कितना लगाना है, इस r का मान क्या लगाना है, ये आपको मालूम है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। शाबाश, अगला सवाल देख लेते हैं। ओके, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जरा पढ़ लीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। 12-10, शाबाश। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या कहा? बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 इतने इतने त्रिज्या की कक्षा में इतने वेग से परिक्रमण करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना इतना है। तो क्वांटम संख्या कितनी आती है? तो बोहर द्वितीय अभिग्रहित, क्या बोलते हैं इसको, अभिग्रहित के अनुसार mvr बराबर NH/2π, यानी जो घूम रहा है वो कौन है? वो है पृथ्वी। तो यहाँ किसका द्रव्यमान लगेगा? पृथ्वी का। चाल और त्रिज्या n हमें पता करना है, H/2π हमारे पास होता है। तो कुल मिला के पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में ही है। चाल 3×10⁴, 3×10⁴। कक्षा की त्रिज्या 1.5×10⁻11, 1.5×10⁻11। n हमें चाहिए, h का मान 6, 6 3 × 10⁻−34। 2 पाई को लिख लो, 6×28 लगभग चलेगा। तो n का मान जो आ रहा है बेटा यहाँ से वो आएगा 2.6 × 10⁻74। तो ये बहुत अधिक है। बोर के नियम के आधार से ये क्वांटम संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई काम नहीं है इसका, इसका कोई काम नहीं है, कोई अनुप्रयोग नहीं है इसका। भाई क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर आ गया। हम अभी तक के विज्ञान के अनुसार अभी तक इसका कोई काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि पूछ लेते हैं भाई क्या बोर का जो अभिग्रहित है ना, बोर का जो पॉस्टुलेट है उसके हिसाब से अगर उसे ग्रहों की गति पर लागू कर दिया जाए तो क्या उसका कोई फ़ायदा है? तो क्वांटम संख्या, कक्षा की संख्या इतनी ज़्यादा आ जाती है कि गणित में कहीं भी अभी तक के गणित की जानकारी के हिसाब से उसका कोई काम नहीं है, उसे काम में कहीं लाया नहीं जा सकता। इसलिए हम बोर के हिसाब से ग्रहों की गति का अध्ययन नहीं करते। ठीक, ओके, शाबाश। चलिए अब आया अतिरिक्त अभ्यास। अब आया अतिरिक्त अभ्यास। चलिए अतिरिक्त अभ्यास में देखते हैं क्या कहानी है। अतिरिक्त अभ्यास, अतिरिक्त अभ्यास में जो सवाल है वो है आपका 11, 12 और 11। इसमें कुछ पार्ट हैं A, B, C और D। ठीक, यहाँ पर 2 मॉडल पढ़ाए गए हैं। ध्यान से जिन मॉडल को चलाया है वो है, एक थॉमसन की बात हो रही है, एक रदरफोर्ड की बात हो रही है। परमाणु के शुरुआती मॉडल हैं। उसके बाद आया है बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के बारे में चूँकि सारी बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें थोड़ा सा शुरुआत में जाकर कुछ सवाल बनाने हैं थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पे। उसकी वजह यह है कि रदरफोर्ड मॉडल में से जो क्लासिकल थ्योरी है ना, जो परंपरागत थ्योरी है, बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, उस तरह की बातें वो हम बोहर पे लेके आते हैं। अगर हम बल देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं, तो हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। फिर हम उसमें क्या करते हैं, इस चीज़ को शामिल कर देते हैं, दूसरे वाले अभिग्रहित को। फिर हम ऊर्जा का जब व्यंजक बनाते हैं तो बोर का तीसरा अभिग्रहित भी हम उसमें शामिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो मॉडल है, मिले जुले रूप हैं, वो रदरफोर्ड और बोहर के हैं। रदरफोर्ड के साथ मॉडल आया है थॉमसन का, तो हम उसकी बात भी करते हैं। शाबाश। तो पहला सवाल क्या है, क्या थॉमसन मॉडल में पतले स्वर्ण पन्नी के से प्रकीर्णित अल्फा कणों का पूर्वानुमानित औसत विक्षेपण कोण रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित
पूर्व अनुमानित मान से अत्यंत कम, लगभग समान अथवा अधिक बड़ा है। मतलब टॉमसन मॉडल में स्वर्ण पन्नी और रदरफोर्ड मॉडल में स्वर्ण पन्नी, जो अल्फा कणों की बौछार की गई थी उसमें अगर देखें तो दोनों में लगभग समान है, क्योंकि दोनों में ही अल्फा कण एक नाभिक के साथ टक्कर करते हुए अध्ययन किया गया है बेसिक लेवल पर। बाद में रदरफोर्ड में केवल एक नाभिक के साथ बात हुई है, जबकि टॉमसन मॉडल में इसका औसत देखा गया है। इस बात को ध्यान से समझना। एक अल्फा कण एक स्वर्ण नाभिक से टकराने पर रदरफोर्ड मॉडल में अध्ययन किया गया है। वैज्ञानिकों का नाम था गाइगर और मार्डसन। जबकि शुरुआत में जनरली दोनों में ही एक एक नाभिक पर अल्फा कण का प्रभाव देखा गया है। तो दोनों में शुरुआत में जो जानकारी आई, जो डेटा आया, वो एक एक नाभिक के हिसाब से आया और औसत आया, विक्षेपण कोण औसत आया, एक एक नाभिक के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। तो उसके हिसाब से दोनों में जो डाटा आए हैं वो लगभग समान आए हैं, है ना। विक्षेपण कोण दोनों में लगभग समान आए हैं। ओके, बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ लिया। शुरुआत में स्वर्ण के नाभिक पर चाहे टॉमसन मॉडल हो चाहे रदरफोर्ड मॉडल हो, दोनों में डेटा समान आए हैं। बाद में दो और वैज्ञानिक आए हैं, गाइगर और मार्डसन। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में एक नाभिक की स्टडी की है और टॉमसन मॉडल में औसत बनाए हैं नाभिक। ठीक, तो वहाँ पर डेटा थोड़ा सा अलग आ जाएगा। जब आप एक नाभिक के साथ टक्कर करवाएंगे और औसत बना लेंगे नाभिक, कुछ नाभिक रहेंगे, तो डाटा थोड़ा सा अलग अलग आएगा। लेकिन शुरुआत में ये डाटा समान है, क्योंकि शुरुआत में औसत है, दोनों का एक एक नाभिक का डाटा है। शाबाश। बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, शाबाश। टॉमसन मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित पश्च प्रकीर्णन की प्रायिकता, अर्थात अल्फा कणों का 90 से बड़े कोण पर मुड़ना, रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित नाम से लगभग समान, अधिक या कम है। ठीक, तो टॉमसन मॉडल में जो 90 से अधिक कोण पर मुड़े हैं, है ना, और रदरफोर्ड मॉडल में जो मुड़े हैं, रदरफोर्ड मॉडल द्वारा टॉमसन मॉडल में ये बहुत कम रहा है, अत्यंत कम। इसका कारण क्या रहा है? क्योंकि टॉमसन मॉडल में ये कम क्यों रहा है कि उसने कहा कि साहब जो भी भरा है परमाणु के अंदर वो एक समान रूप से भरा है। परमाणु के अंदर एक समान रूप से चीज़ें फैली हुई हैं। और रदरफोर्ड ने के मॉडल के अनुसार नाभिक केंद्र पर है। अब मान लीजिए सीधे नाभिक पर कोई अल्फा कण टकरा रहा है ना, तो वापस जाएगा। और ऐसे कणों की संख्या गिनी जा सकती है, कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगी। लेकिन अगर टॉमसन मॉडल की बात करें तो पता ही नहीं है, नाभिक कहीं उसमें है ही नहीं, बिना नाभिक का है वो तो उसमें कोण का विक्षेपण कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक। सी, अन्य कारकों को नियत रखते हुए प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि कम मोटाई टी के लिए मध्यम कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या टी के अनुक्रमानुपाती है। पर यह रैखिक निर्भरता क्या संकेत देती है? टॉमसन मॉडल में बहु प्रकीर्णन है। ये कहते हैं साहब टॉमसन मॉडल जो है एक नाभिक के आधार पर नहीं है, तो उसमें तो बढ़ेगी भाई, जितने जितने नाभिक लोगे आप उतना उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में एक नाभिक के आधार पर है, यानी पन्नी इतनी पतली है कि एक नाभिक पर गणना होती है। ठीक। अब आया डी वाला। किस मॉडल में अल्फा कणों के पतली पन्नी से प्रकीर्णन के पश्चात औसत प्रकीर्णन कोण के परिकलन हेतु बहु प्रकीर्णन की अपेक्षा करना पूर्णतया गलत है? किस मॉडल से अल्फा कणों के पतली पन्नी से प्रकीर्णन के पश्चात औसत प्रकीर्णन कोणों के परिकलन हेतु प्रकीर्णन की अपेक्षा करना पूर्णतया गलत है? टॉमसन मॉडल। भाई टॉमसन मॉडल में बहु प्रकीर्णन की आवश्यकता है,
जबकि रदरफोर्ड मॉडल तो है ही एक नाभिक के ऊपर अल्फा कणों की बौछार। खैर, अब आया 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर ये जो सवाल था 11 नंबर का सवाल, ये था प्रकीर्णन कोण, यानी कितने कोण पर वो मुड़ जाता है अल्फा कण। ठीक, तो टॉमसन मॉडल में क्या सीखा आपने? टॉमसन मॉडल में ये फाइनल हो गया भाई एक नाभिक के आधार पर नहीं है, एवरेज है, औसत है। और रदरफोर्ड मॉडल में एक नाभिक के आधार पर है। और टॉमसन मॉडल में जो कोण है 90 से अधिक, वो कम है, बहुत कम है। रदरफोर्ड मॉडल में वहाँ पर कण हैं जो पूरी तरह वापस लौट जाते हैं, नाभिक के बारे में बताते हैं भाई नाभिक कहाँ है। और अगर पन्नी की मोटाई बढ़ाते हैं तो टॉमसन मॉडल में डाटा बढ़ जाता है, जानकारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो है औसत। रदरफोर्ड मॉडल क्योंकि एक ही नाभिक पर है तो उसके लिए पन्नी की मोटाई बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पन्नी पतली से पतली होनी चाहिए। कौन सी पन्नी सर? स्वर्ण पन्नी की बात हो रही है, शाबाश। तो डाटा के आधार पर ये दोनों मॉडल अच्छे से पढ़ना बेटा, और इनके बारे में जो अंतर है या जानकारी है उसको पक्का करना और उसको लिख लेना, उसको लिख के समझ लेना कि दोनों मॉडल में फ़र्क क्या है। चलिए 12 अब देखते हैं 12 में क्या कहा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण गुलाम आकर्षण से लगभग 10⁻⁻40 के गुणक से कम है। इस तथ्य को देखने का एक वैकल्पिक उपाय यह है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन गुरुत्वाकर्षण द्वारा आबद्ध हों तो किसी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम गौर कक्षा की त्रिज्या का अनुमान लगाइए, आप मनोरंजक उत्तर पाएंगे। ये कह रहा है कि साहब पहले जो आप कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक बना रहे हैं वो आप बना रहे हैं स्थिर वैद्युत बलों के आधार पर। जब आप कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन परमाणु में, तो आप कौन से बलों को मान रहे हैं? विद्युत बल। विद्युत बल मत मानिए, गुरुत्वाकर्षण बल मानिए और कक्षा की त्रिज्या निकालिए। ठीक, तो क्या करें? गुरुत्वाकर्षण बलों के आधार पर H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैथमेटिकली गणितीय रूप से डेवलप करेगी, आपको मज़ा आएगा फार्मूला बनाने में। चलिए, तो बल यहाँ पर हम लगा लेते हैं हाइड्रोजन नाभिक और इसके चारों तरफ लगा लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है कक्षा में, और कक्षा की संख्या हम मानते हैं n, मुख्य क्वांटम संख्या n। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पे नाभिक में? नाभिक में होता है एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन लिख लो, ये लो। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है। इन दोनों के बीच में बल इधर को लगा है, मान लीजिए ये है गुरुत्वाकर्षण बल Fg, और यही बल इसको घुमा रहा है, ये मान लो आप। तो घुमाने के लिए कौन सा बल लगा होता है? लगा होता है अभिकेंद्रीय बल mv²/r। ये r मान लें कक्षा की त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? G m इलेक्ट्रॉन m प्रोटॉन बटे r², और m इलेक्ट्रॉन तो m इलेक्ट्रॉन v²/r। ये पहला समीकरण आ गया आपका। घूमने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। घुमाने वाला कौन है? प्रोटॉन। G m1 m2/r² गुरुत्वाकर्षण बल है। किसको देगा? क्या फ़ायदा होगा इसका? तो साहब ये बन जाएगा अभिकेंद्रीय बल। F बराबर m में होता है ना, तो अभिकेंद्रीय बल में A क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। तो F बराबर m के अनुसार लगा बल
किसके बराबर है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो यहाँ से काट लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद बोर सेकंड पॉस्टुलेट, बोहर सेकंड पॉस्टुलेट या अभिग्रहित, इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं MVR बराबर NH/2 साहब होना चाहिए। तो यहाँ द्रव्यमान किसका लगेगा, इलेक्ट्रॉन का लगेगा। तो क्या लगा दें, ME जो घूम रहा है उसका लगेगा। अब यहाँ से V का मान निकाल लें, NH/2 MER, ये V का मान निकल गया। और इसे मान लें समीकरण नंबर 2 और इसे मान लें समीकरण नंबर 1। ये आपकी मर्जी पर है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ऐसे ही डाल दो वैल्यू। तो V का मान समीकरण नंबर 1 में लगाने पर, V का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। गजब हो जाएगा सर, अरे कोई गजब नहीं होगा। चलिए यहाँ रखते हैं। तो एक R यहाँ से काट लेते हैं, G/R हुआ, एक R यहाँ से कट जाएगा, इधर V² हुआ। तो ये जो V का मान है NH/2 MER, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया ऐसा, सिंपल। तो R का फॉर्मूला देखो निकल के आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से R² होगा तो R आ जाएगा, यहाँ N² H² 4 स्क्वायर ME स्क्वायर, भाई स्क्वायर रहेगा देखो नीचे इसका, और एक MP आएगा यहाँ से, G भी नीचे ही आएगा, ऐसे ये आ गया देखो, और तो कुछ नहीं बचा। यहाँ से एक R² R इधर चला गया, ठीक है, N हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया, G नीचे आ गया, 4 स्क्वायर हो गया, MP हो गया, ME का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये त्रिज्या जो है लगभग आती है 10⁻⁻40 मीटर की रेंज में, लगभग, सॉरी 10⁻+40, -40 नहीं होनी चाहिए बेटा, +40 होनी चाहिए, क्योंकि नीचे बहुत बड़े नंबर हैं। स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 36 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻40 के आसपास आनी चाहिए। 10⁻40 है, 10⁻29 है बेटा, 29, मुझे कुछ और याद आ गया था, इतने आ रही है। देखिए कितनी बड़ी त्रिज्या है, मतलब ब्रह्मांड के आकार से भी बड़ा। क्या लिख दिया कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के आकार से भी अधिक। तो आप समझ रहे होंगे कि दरअसल इलेक्ट्रॉनों के लिए हम उस बल का इस्तेमाल नहीं करते जो बहुत कम है। कौन सा बल प्रभावी होता है, बल प्रभावी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए बारह 13, शाबाश, 12-13। अगला सवाल करिए। तो फॉर्मूला बन गया, कैसे बनता है, किस किस पे क्या क्या निर्भरता है, याद रहेगा, काम की चीज़ है इतनी। ये तो खैर अलग बात है, ये तो सवाल बनेगा नहीं बनेगा, कितना गुणा है, क्या है, कितना आकार है, ये तो बताने वाली बात है, पर फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है, ये बात समझने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। 12-13, शाबाश। क्या कहा, क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा सर, अभी तक तो बात हुई ही नहीं है। 13 नंबर, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु स्तर n से स्तर n-1 पर भी उत्तेजित होता है,
तो उत्सर्जन या उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। साहब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n के अधिक मान हेतु दर्शाइए कि यह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिक्रमण की क्लासिकी आवृत्ति के बराबर है। सवाल ये भी बढ़िया है, मतलब ये भी लिखने लायक सवाल है। मतलब पढ़ने वाले चाहते हैं कि कुछ कोई ऐसा सवाल हो जिसमें हम डूब जाएं, फंस जाएं उसमें कुछ देर के लिए, तभी तो आता है इंटरेस्ट। तो हल्का हल्का परिभाषाएं पढ़ी, हल्का हल्का क्या, चलो यार चलो 12वीं में पास हो जाएंगे यार, मतलब ये क्या मतलब बात हुई है। 12वीं में पास हो जाएंगे साहब, और फिर क्या करेंगे? बोला साहब फिर कुछ नहीं, फिर बीएससी में पहुंचेंगे, वहाँ भी पास हो जाएंगे। पास होते 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 हम पास हो जाएंगे है ना। तो उस तरीके से नहीं पढ़ना। पढ़ने वाले की सोच होती है यार कोई सवाल ऐसा तो हो जिसमें मैं डूब जाऊं, डुबकी लग जाए, मेरी बुद्धि जो है उसमें एक बार को डूब जाए। चलिए, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन आया है n से n-1 पर। तो क्या लिखेंगे? 1/λ/r। इलेक्ट्रॉन आया है n-1 पर और n से। ऐसी कहानी बन गई है। उत्सर्जित विकिरण का ये तरंग दैर्ध्य है। सिंपल। इसे हल कर लो थोड़ा सा, इसकी आवृत्ति भी बना लेंगे फिर हम। तो आवृत्ति कितनी होगी? बना लो आवृत्ति। आवृत्ति होगी न्यू। न्यू क्या होता है? v बराबर न्यू लैम्बडा होता है बेटा। एक फार्मूला होता है v बराबर लैम्बडा न्यू। तो हमारे पास 1/λ है, देखो ये रहा, ये होगा न्यू बाई वी, ऐसा 1/λ। तो 1/λ को अगर v से गुणा करते हैं, ध्यान देना इस बात पे, देखो ऊपर v कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो क्या बन जाएगी? न्यू। सिंपल सी चीज़ है, मतलब कुछ खास नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/λ। प्रकाश या विकिरण के लिए, प्रकाश या विकिरण के लिए बात समझ में आ रही होगी। c क्या है? प्रकाश की चाल। तो आवृत्ति जो है इस तरीके से निकली, तो कितनी निकली? लिख लो यहाँ पे, ये हो गई न्यू CR 1/n-1 का वर्ग माइनस n का वर्ग। यहाँ वर्ग लगाओ भैया, ऐसे ठीक कर लो थोड़ा सा। CR n² माइनस n² - 1 + 2n, और लघुत्तम ले लो n-1 और इसका स्क्वायर। ये आ गई आवृत्ति। थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और सरको, इसे काट लो, तो ये हो गया CR 2n-1 और n² - n का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोल लो, पूरे पे पूर्ण वर्ग लगा लो। अब यदि n का मान अधिक है, यदि n 1 से बहुत बड़ा है, n 1 से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2n लिख लेंगे। तो न्यू हो गया 2CR n, और यहाँ ये वाला n छोड़ देंगे, भाई ये n बहुत बड़ा है 1 से, तो ये वाला n छोड़ देंगे एक इसमें से। तो कितना बन गया? n की पावर 4। तो ये चीज़ आ गई 2CR बटे n³। ये देखो ये आ गया, ये वाली चीज़ आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में क्लास की आवृत्ति, जिससे वो घूमता है ना बेटा, यही तो होती है क्लास की आवृत्ति, मतलब जिससे घूम रहा है। तो क्या करते हैं उसके लिए लिखा लेते हैं, अगर परिक्रमण काल देखो तो 2πr/v होगा, और आवृत्ति देखो तो v/2πr होगा। ऐसा मामला है। ओके,
तो वी और आर की जो निर्भरता है वो कैसी है? हम जानते हैं कि वी जो होता है वो होता है वी नॉट एन, वी नॉट बाई एन, और आर जो होता है वो होता है आर नॉट एन स्क्वायर। ठीक, हमें ज्ञात है, हम लिख देते हैं हमें ज्ञात है, क्योंकि ये पहली कक्षा की चाल है, ये बोहर त्रिज्या है, ये सब जानकारी हमारे पास होती है, ये हम यूज कर सकते हैं इस सवाल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया न्यू, तो ये आ गया वी नॉट बाई एन, 2 पाई आर नॉट बाई एन, हाँ 2 पाई आर नॉट एन स्क्वायर। तो ये हो गया वी नॉट बाई 2 पाई आर नॉट, नीचे आ गया एन क्यूब, तो यानी यहाँ पर भी यू नॉट आया 1/n क्यूब, ऐसा आ गया देखो। और यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही देखो, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ये 2 CR वी नॉट बाई 2 पाई आर नॉट, पहली कक्षा का परिक्रमण काल आएगा नहीं आएगा इससे, पहली कक्षा का परिक्रमण काल आएगा इससे। रिडबर्ग कांस्टेंट का मान लगाएं, लैम्डा निकालें तो पहली कक्षा का परिक्रमण काल इससे आ जाएगा। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख दिया समीकरण नंबर 1 से न्यू बराबर 1/n क्यूब या समानुपाती, ऐसा लिख देते बेटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से न्यू बराबर 1/n क्यूब, ये भी आ गया। ये कह रहा बराबर ही होगी, तो बराबर ही होगी, तो बराबर करने का तरीका क्या है? ये चीज़ जो है ये किसके बराबर आ गई? ये आएगा न्यू नॉट, सॉरी वी नॉट 2 पाई आर नॉट, ये आएगा बेटा पूरी वैल्यू इसके बराबर 2 CR के बराबर आएगी। ठीक, क्योंकि देखो ये पहली कक्षा का परिक्रमण काल है, और यहाँ से पहली कक्षा का परिक्रमण काल यहाँ से आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तो ये भी बराबर आएगा। इसको करके देखिए, इसको है करके देखो आता है कि नहीं आता, करके देखो। शाबाश। खैर तुम इतना ही बता दो सवाल में कि साहब आवृत्ति जो है 1/n क्यूब के या n क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये उत्सर्जन वाली है, और ये भी 1/n क्यूब है, घूमने वाली है। कांस्टेंट को छोड़ दो तुम, वो बराबर आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करेंगे आप ध्यान से अगर इस चीज़ को, तो ये भी बराबर आ जाएगा। भाई तरंग दैर्ध्य क्या होना है उसके हिसाब से आर लगा लो, पहली कक्षा में उसको घूमने का क्लासिकी तरंग दैर्ध्य बना लो। तो आर जो होगा पहली कक्षा लैम्डा के बराबर हो जाता है आर, होता है कि नहीं? अगर पहली कक्षा डाल दूँ और क्लासिकी आवृत्ति मान लूँ, घूमने वाली आवृत्ति ही उसको मान लूँ, तो लैम्डा आर के बराबर हो जाता है। तो सी लैम्डा पहली कक्षा के लिए, तो सी लैम्डा क्या हो गया? आवृत्ति हो गई। तो कुल मिला के इसको इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। ये जो है 2CRN, हाँ 2 का नंबर ऊपर आ रहा है, ओके शाबाश। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो अलग इशू है, अगर मैं मान लीजिए बिल्कुल बराबर करके चलूँ इसको, मान लीजिए मैं बिल्कुल बराबर ही करके चलूँ, मैं इस वैल्यू को निकालूँ, इसके बराबर लेके आऊँ, और यहाँ घूमने वाली आवृत्ति लगाऊँ, फिर 2CR की वैल्यू देखूँ, तो इसमें 2 का फैक्टर आ रहा है, इसमें एक 2 का फैक्टर आ रहा है। क्लासिक आवृत्ति को अगर आर वाले फंडे से निकालूं, लेकिन अगर मैं आर का मान रखूं, उसी तरीके से निकालूं जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूं, फार्मूले डेवलप करूं, तो फिर ये चीज़ें बराबर आएंगी। और वैसे भी कह रहा है लगभग बराबर है या उसकी एन पर निर्भरता समान है, तो 2 का मैटर भी नहीं है, 2 आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए
चलिए अगला सवाल करिए, 12-13 पे चले जाइए। बहुत गहरी सोच के साथ हम चल रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं, शाबाश। अगला सवाल है 12-14 क्या कह रहे हैं? हाँ शाबाश। क्लासिकी रूप में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में हो सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में हो सकता है, ये बात तो साफ सही है, ये तो समझ में आ रही है बात। ओके, इसके बाद क्या कहा? तब प्रारूपी परमाणुीय साइज किससे निर्धारित होता है? परमाणु का जो साइज है वो त्रिज्या से निर्धारित होता है। त्रिज्या कितनी आती है? पहला सवाल हो गया R0n² से निर्धारित होता है ना। सीधी बात है, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं। कितना बड़ा परमाणु है, इलेक्ट्रॉनिक कक्षा माप लें तो परमाणु के आकार का पता भी चल जाता है। परमाणु अपने प्रारूपी साइज की अपेक्षा 10,000 गुना बड़ा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कक्षाएं फैली हुई हैं। जितना साइज आता है उससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ती हैं, फैली हुई हैं। इस प्रश्न ने बोर को अपने प्रसिद्ध परमाणु मॉडल में, जो आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, तक पहुंचने से पहले बहुत उलझन में डाला था। अपनी खोज से पूर्व उन्होंने क्या किया होगा इसका अनुकरण करने के लिए कि हम मूल नियतांकों की प्रकृति के साथ निम्न गतिविधि करके देखें कि क्या हमें लंबाई की विमा वाली कोई राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक बात आई भाई, ई, एम और सी के हिसाब से अगर हम लंबाई की विमा देखें, पहला सवाल है ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और सी के अनुसार, मतलब इन पे अगर निर्भर करता हो के अनुसार अगर हम देखें, और दूसरा कि सी हटा दें हम इसमें से, ई, एम और अन्य चीज़ों के आधार पर देखें, सी हटा दें। बी में क्या कहा कि सी सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये करेक्ट आ जाएगी। मतलब अगर सी को शामिल कर दें, प्रकाश की चाल के हिसाब से विमा देखें, तो परमाणु का आकार ठीक ठीक प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली क्या होता है, परमाणु के आकार में, जब परमाणु में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, आवेश तो होता है, लेकिन प्रकाश की चाल उसमें नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे लगाते हैं ऊर्जा। एक अरे साहब E = mc² में चलें, ऐसे मतलब ऊर्जा इसके हिसाब से काम कर लें, क्योंकि mc² इस पे आ जाएगा। इसे ऊर्जा से इसकी तुलना कर लें, इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके पदों में निकाल लें। इन सब चीज़ों से हम एक लंबाई की विमा बना लें, है ना, और मान रख लें उसका कितना आ रहा है। तो इसमें इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाता है, यानी रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत लग जाता है। प्रकाश की चाल जहाँ भी आ जाती है तो कह रहा है इस हिसाब से गणना गलत आएगी। सिंपल, क्योंकि प्रकाश की चाल का उसमें कोई रोल नहीं है, लाइट की स्पीड का उसमें कोई रोल नहीं है। फार्मूला जो हम बनाते हैं वो बिना सी के बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो बाकी चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे प्लांक नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो उसके हिसाब से अगर हम त्रिज्या बनाते हैं तो त्रिज्या का व्यंजक ये आता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कहीं भी प्रकाश की चाल शामिल नहीं होती है। तो प्रकाश की चाल के बिना हम बनाते हैं तो ये अनुमान सही आ जाता है। ठीक, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। पूरे के पूरे सवाल में जितनी बड़ी कहानी है उतना ही छोटा इसका उत्तर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बारह और 15। पंद्रह में क्या गया, हाइड्रोजन परमाणु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर मामले में, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, दोनों मामले में बहुत बढ़िया सवाल है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है -13.62 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बेटा, 13.6/n², कक्षा की संख्या। तो प्रथम उत्तेजित का मतलब होता है दूसरी कक्षा। प्रथम उत्तेजित का मतलब होता है दूसरी कक्षा। उत्तेजित मतलब एक नंबर आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक। ओके, ये ऊर्जा ये बता रहे हैं होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एनवी कक्षा में एनवी कक्षा में ऊर्जा, फार्मूला क्या हुआ करता था, EN -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये बता दिया, इन्होंने खुद ही बता दिया। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, तो ये सारे के सारे सवाल आप देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ये बता रखा है आपको। गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर ही होती है, तो ये हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी में क्या पूछा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो इसका डबल कर देंगे बेटा, ये हो जाएगी 6-8 स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा माइनस में होगी, डबल कर देंगे, 6-8 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। सी में कुछ अलग बात है, क्या कह रहे हैं, यदि स्थित ऊर्जा के शून्य स्तर के चयन में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊपर दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। स्थित ऊर्जा अनंत पे शून्य मानी हुई है। हमने क्या मान लिया कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ये मान के चले हैं ना। ऐसे तो अनंत पर स्थिर ऊर्जा शून्य है, तो कहीं किसी बिंदु पर हमने स्थिर ऊर्जा निकाली हुई है, मान लो यू निकाल ली, किसी बिंदु पर परिभाषित किया ना, अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य होता है कि नहीं होता। अगर हम इसे बदल दें तो यहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, कौन सा उत्तर प्रभावित होगा, उत्तर बी पर प्रभावित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर में परिवर्तन करने पर बी उत्तर प्रभावित होगा, बी का उत्तर। यहाँ लिख दें ए का उत्तर प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि भाई बताओ, क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर नहीं है, स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर में परिवर्तन कर देने पर बी का उत्तर बदल जाएगा। ए के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थिति में परिवर्तन करने से नहीं बदलती। शाबाश। गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान और चाल पर। अब स्थिति कहीं भी हो, कहीं से भी देखा गया हो, कहीं बैठे हो, कुछ भी हो, वो उतनी ही रहेगी। शाबाश। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ जाइए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा पढ़िए एक बार। एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन सोचने लायक है, मतलब सोचने वाला सवाल है। एक होता है ना हल्का सोचने की आदत है, मतलब एक बढ़िया सोच नहीं बनाई गई सर, हल्का सोचने की आदत है, हल्का हल्का करके हमको पढ़ाया गया है कक्षा 1 से
कक्षा 10 तक छोटे छोटे फॉर्मूले हमें बताए गए हैं और सर वो याद करवा दिए हैं। हम पास तो हो गए हैं, लेकिन अब हम 12वीं में आ गए हैं और अब हम ज़्यादा सोच नहीं पाते सब। तो एनसीईआरटी क्या है? सोचना सिखाती है। चिंतन करिए, चिंतन जिसे कहते हैं ना, चिंतन करना, मनन करना। तो एनसीईआरटी क्या सिखाती है? चिंतन और मनन करना सिखाती है एनसीईआरटी। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 16, 12, 16। ओके। यदि बोर का क्वांटमीकरण अभिग्रहित प्रकृति का मूल नियम है तो यह गृह गति की दशा पे लागू नहीं होना चाहिए। दशा में भी लागू होना चाहिए। मतलब ग्रहों पर लागू होना चाहिए। खैर, इसमें क्या है, क्यों करते हैं ऐसा, मतलब क्यों नहीं होता? ग्रहों पर लागू करके हम इसे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। क्वांटम संख्या का मान बहुत ज़्यादा आ जाता है, कक्षा का मान बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम इसे ग्रहों पर लागू नहीं करते। उसका कोई उपयोग नहीं है हमारे लिए। तो इस सवाल में क्या लिखेंगे? चूंकि बोहर पोस्टुलेट या अभिग्रहित द्वारा गणना करने पर ग्रह या ग्रहों की कक्षा की संख्या बहुत अधिक 10⁻70 की कोटि की है, की कोटि की तथा हाँ की कोटि की आ जाती है या होती है, ऐसा लिख लेते हैं। अतः इसका कोई उपयोग न होने के कारण, भाई इतनी बड़ी संख्या का कोई उपयोग न होने के कारण हम इस अभिग्रहित को ग्रह गति के लिए उपयोग नहीं करते। बस 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 इतना लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। ये लो। चूंकि बोहर अभिग्रहित द्वारा, बोहर गणना करने पर ग्रहों की कक्षा की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, 10⁻70 की कोटि की होती है, अतः इसका कोई उपयोग नहीं है। न होने के कारण हम इस अभिग्रहित का जो है प्रयोग ग्रहों के लिए नहीं करते। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये वैल्यू आती है, आपको पता है। जब हमने अभी अभी एक सवाल किया था तो इतनी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अब देखते हैं 17, 12, 17 आखिरी सवाल। जो आखिरी सवाल है, मैं इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मानता हूँ। इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मानता हूँ और ये आता भी है, आया भी है, बोर्ड परीक्षाओं में भी आया है और कंपटीशन में भी आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा? बोर प्रथम बोर त्रिज्या और म्योनिक हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात कोई परमाणु जिसमें लगभग 207 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का ऋणावेशित म्योन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है, कि निम्नतम अवस्था ऊर्जा को प्राप्त करने
का परिकलन कीजिए। मतलब ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी ये पूछ रहे हैं। बोहर प्रथम बोहर त्रिज्या, और मतलब बोहर त्रिज्या भी मांग रहे हैं और ऊर्जा भी मांग रहे हैं। ठीक, तो ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, और त्रिज्या का कंसेप्ट क्या है? त्रिज्या में द्रव्यमान कहाँ आता है भाई? त्रिज्या में भी तो कहीं आता होगा। जब त्रिज्या का फॉर्मूला बनाते हो तुम, उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहाँ आता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का स्क्वायर आता है नीचे, अगर आप ध्यान से देखें। जब हम आप जो है हम और आप जब आर नॉट एन स्क्वायर बनाते हैं, तो बेटा इस आर नॉट में ये जो आर है ये होता है 1/m² ये आता है, और जो ऊर्जा होती है इसमें आता है m/e। ऐसा ये कहानी है। तो अगर मैं इसके हिसाब से करूं, इलेक्ट्रॉन के बजाय म्यूऑन लगा दूं, तो m म्यूऑन यह है 207 गुना इलेक्ट्रॉन का। तो त्रिज्या तो क्या लिखते हैं? म्यूऑन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R0/207 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, और अगर म्यूऑन की प्रथम कक्षा में ऊर्जा देखूं, म्यूऑन की प्रथम कक्षा में ऊर्जा, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी जो भी ऊर्जा होती है उसका 207 गुना, क्योंकि द्रव्यमान ये लगेगा यहाँ पे 207 गुना, तो हो जाएगी, होती कितनी है? -13.6, और इसका 207 गुना कर दूँ, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे मुझे मिल जाएगी 13 दूनी 26 2.8 -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी, ये वाली चीज़। अच्छा, ये भी मुझे मिल जाएगा अगर मैं भाग कर लूँ। 200 का जो वर्ग होगा लगभग 40,000 होगा, और ये होती है 1256, तो ये भी मुझे मिल जाएगी 256 1256 है, और ये 2 दूनी 4 है। क्योंकि ये तो 53.4 10 की पावर -12 होती है, अगर आपको याद आ रहा है मीटर में। अब इस नंबर को अगर भाग करेंगे 207 से, तो 2 दूनी 4 256, 4 से भाग करें तो 1। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रहा है देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे m/e² आता है या m आता है, ये देखना पड़ेगा बेटा। mv² में m एक ही आता है, एक ही होता है, me ही होता है, ऐसे me² नहीं होता। ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अब इसे भाग करो, कितना आएगा ये? 207। चेक कर लेना बेटा इस चीज़ को, स्क्वायर लगाया था पहले, ठीक कर दिया। ठीक, त्रिज्या को याद करके मैंने किया है। इसमें m एक आता है नीचे, ये ध्यान रखने की बात है। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई हो, कहीं स्क्वायर लिख दिया हो, कहीं काटा ना हो, है ना, ठीक रखेंगे उसको। या फिर इसको जांच करो, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है भाई। देखो mv²/r, और ये होता है e²/4πε0r²। तो बेटा एक r यहाँ से कट गया, m यहाँ है, हाँ बिल्कुल एक m आएगा, सही बात है। शाबाश। तो अब इसे भाग कर लो, ये कितना आएगा? तो यह 10 की पावर -13 कर लो इसको, और ये लगभग 2 हो जाएगा, 2.56 ऐसा मीटर, ये हो गया देखो। ठीक, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक ये है
द्रव्यमान पर, और एक ये है। मतलब अगर द्रव्यमान 5 गुना हो जाए तो ऊर्जा 5 गुना हो जाएगी और त्रिज्या 1/5 गुना हो जाएगी। किसी भी कक्षा में बाकी बातों को अचर रखें, नियत रखें, द्रव्यमान पर निर्भरता ये है। ठीक, शाबाश। चलिए, आपका आखिरी सवाल हो गया। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, नाभिक के साथ में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बढ़िया रहा, परमाणु बहुत बढ़िया चैप्टर है। आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा मात्रा में आता है, पढ़ने में आसान है। कहीं कोई समाकलन, अवकलन, ग्राफ वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, जो 11वीं के फिजिक्स में होते हैं पहले पहले, वहाँ यहाँ नहीं है। बड़ी आसानी से आपको इसका वेटेज प्राप्त होता है टोटल फिजिक्स में। अब देखो, मान लो टोटल फिजिक्स जो है, अगर मैं बात करूँ नीट, नीट फिजिक्स में टोटल सवाल हैं 45। कक्षा 11 में कितने सवाल हैं मान लीजिए, कक्षा 11 में आ गए मान लीजिए 22 सवाल, ऐसे। कक्षा 12 में भी आ गए 22 सवाल। ठीक, तो सेकंड बुक में जो वेटेज है वो 13 का है, यहाँ 9 का है, कुछ ऐसा है। 2 किताबें हैं ना, तो देखा सेकंड बुक में सवाल एज कम्पेयर टू अदर ज़्यादा है, और 11वीं में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी सवाल आ जाता है। तो आधुनिक भौतिकी में आपको 2 या 3 सवालों का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, नीट में हो, जेई मेन में हो, दोनों में, क्योंकि आधुनिक भौतिकी का युग है, इसलिए उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। 1-2 सवाल का फ़र्क उसमें रहता है। पढ़ने में आसान है, और फिजिक्स से आसान है, समझना है आराम से, फुर्सत से, आराम का काम है इसमें। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। डन, शाबाश, ओके।